हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं फिज़िक्स के क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये साइंस का पहला वीडियो है। इसके बाद से केमिस्ट्री और बायो के लिए अलग से 2 वीडियोस आएंगी। तो टोटल आपके लिए साइंस के लिए हम 3 वीडियोस लेके आएंगे। ये उसका पहला पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय सोलेनॉइड, गिव इट्स मेन यूज़। यानी सोलेनॉइड क्या है और इसका क्या यूज़ है, ये हमें बताना है। A coil of many circular turns of insulated copper wire wound on a cylindrical insulating body that is cardboard such that its length is greater than its diameter is called solenoid. Solenoid क्या होता है? insulating copper wire का coils होती हैं जो कि एक cylindrical insulating body के ऊपर लिपटी हुई होती हैं, और जो वायर होगा उसकी लेंथ ग्रेटर होनी चाहिए उसके डायामीटर से। तो ऐसे हम डिवाइस को क्या सोलेनॉइड कहते हैं। अब यूज़ क्या है? इट इज़ यूज टू फॉर्म अ टेम्परेरी मैग्नेट कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट एज वेल एज परमानेंट मैग्नेट। इसका इस्तेमाल एक टेम्परेरी मैग्नेट जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं उसे बनाने में होता है, और इससे हम परमानेंट मैग्नेट भी बना सकते हैं। तो ये आपका सोलेनॉइड था और ये इसका यूज़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Under what conditions permanent electromagnet is obtained if a current carrying solenoid is used? आपसे कंडीशंस पूछी हैं जिसमें परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाएगा किसके द्वारा, जब हम करंट कैरिंग सोलेनॉइड का इस्तेमाल करेंगे तब। तो कंडीशंस आपकी 3 पॉइंट्स में है, तो चलिए समझ लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्ट करंट थ्रू द सोलेनॉइड शुड बी लार्ज। जो सोलेनॉइड हम इस्तेमाल करेंगे उसमें जो डीसी करंट होगा यानी डायरेक्ट करंट होगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड है, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड शुड बी लार्ज एंड क्लोजली पैक्ड सो दैट स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट इज़ प्रोड्यूस्ड। मतलब क्या हुआ इसका, जो सोलेनॉइड हम इस्तेमाल करेंगे उसके कॉइल्स क्लोजली पैक्ड होने चाहिए, उसके नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो यानी स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस हो। द रॉड केप्ट इनसाइड इज़ मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल सच एज स्टील। और जो रॉड हम उसके अंदर रखेंगे वो एक मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि स्टील की बनी हुई होनी चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस हैं जिससे हम परमानेंट मैग्नेटिज्म ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द 2 कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेस इन अ सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर। आपने इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम देखा होगा, उसमें 2 स्टेशनरी ब्रशेस होते हैं। उसका यूज़ इसमें पूछा है कि उसका यूज़ क्या होता है। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। द 2 स्टेशनरी कंडक्टिंग ब्रशेस मेक द कॉन्टैक्ट इन बिटवीन द 2 हाफ्स ऑफ द स्प्लिट रिंग्स एंड द सोर्स बैटरी। जो हमारी कंडक्टिंग ब्रशेस होती हैं वो क्या करती हैं, वो कांटेक्ट बनाए रखती हैं 2 हाफ स्प्लिट रिंग्स और सोर्स बैटरी के बीच में। करंट इन द कॉइल एंटर्स फ्रॉम द सोर्स बैटरी थ्रू 1 कंडक्टिंग ब्रश। जो करंट होता है वो सोर्स बैटरी से एक कंडक्टिंग ब्रश के अंदर एंटर करता है एंड फ्लोज बैक टू द बैटरी थ्रू अनदर ब्रश, और फिर वापस उस बैटरी में चला जाता है दूसरे ब्रश के थ्रू। तो ये बेसिकली इस सर्किट को पूरा करती हैं और बैटरी से कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आता है और ये ज़रूर आएगा भी। आपसे प्रिंसिपल पूछा है इलेक्ट्रिक मोटर का। अ मोटर वर्क्स ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जो मोटर है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करता है। When a rectangular coil is placed in a magnetic field, a current is passed through it. जब हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं और उसमें से करंट पास कराते हैं, a force acts on the coil which rotate it continuously. तब उसमें एक फोर्स जनरेट होता है कॉइल में और जो कि उसे रोटेट करता है कंटिन्यूसली, लगातार। When the coil rotates, the shaft attached to it also rotate. और जब कॉइल रोटेट करता है तो उससे जो शाफ्ट अटैच होता है वो भी रोटेट करता है, और इस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करके मोटर में उसे मैकेनिकल एनर्जी या फिर रोटेशन में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका प्रिंसिपल था मोटर का, इलेक्ट्रिक मोटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
वाई इज़ इट नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अप्लायंसेस। जो हम मेटेलिक अप्लायंसेस इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह, उसमें अर्थ करना उन्हें क्यों इम्पोर्टेंट होता है? उसमें एक अर्थ वायर जाता है, आपने शायद नोटिस करा होगा, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अप्लायंसेस बिकॉज it ensures that if there is any current leakage in the metallic cover, the potential of appliance becomes equal to that of earth. The potential of the earth is zero. As a result, person handling the appliance will not get an electric shock. मतलब क्या हुआ कि जो मेटेलिक अप्लायंसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ये तय करता है, इंश्योर करता है कि जो करंट लीकेज है वो ज़ीरो रहे। मतलब जो करंट लीकेज हुआ है उस मेटेलिक अप्लायंस में से वो आपका ज़ीरो हो जाए। कैसे ज़ीरो होगा? जब वो करंट आपका अर्थ हो जाएगा तब, ताकि हमें शॉक ना लगे और हम कोई जो भी पर्सन उसे हैंडल कर रहा है उस अप्लायंस को, वो सेफ़ रह सके। तो मेन रीज़न यही है अर्थ करने का। अगला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। जो कंडक्टर है उसके रेजिस्टेंस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स फर्स्ट ऑन इट्स लेंथ। जो कंडक्टर है उसकी लेंथ कितनी है। दूसरा, ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस वायर का या उस मेटेलिक पीस का जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ कंडक्टर, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। और थर्ड चीज़ है मटेरियल का नेचर, यानी उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है। यहाँ पे बेसिकली हम नेचर से उसकी रेजिस्टिविटी की ही बात कर रहे हैं कि उस मटेरियल की, हर मटेरियल की अपनी अलग रेजिस्टिविटी होती है और वो कितनी है। तो ये तीन फैक्टर्स है जिस पे जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विल करंट फ्लो मोर ईजली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, वाई। इसमें पूछा है कि एक आप मोटा तार लीजिए सेम मटेरियल का और एक पतला तार लीजिए और उसे सेम इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करें, तो किसी एक में करंट ईजिली फ़्लो होगा और एक में ईजिली फ़्लो नहीं होगा। और ऐसा क्यों? ईजिली फ़्लो होने से मतलब है कि किसी एक में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और एक में रेजिस्टेंस कम होगा। तो पढ़ लेते हैं। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो पिछले आंसर में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, तो फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। द करंट विल फ्लो मोर ईजली थ्रू अ थिक वायर देन अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल। जो कलर होगा वो मोटे तार में ईजिली फ्लो होगा बजाय पतले तार के सेम मटेरियल के। क्यों? लार्जर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, क्योंकि उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो ज़्यादा होगा उस कंडक्टर मटेरियल का। मोर इज़ द ईज़ विद विच द इलेक्ट्रॉन कैन मूव थ्रू द कंडक्टर। तो जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को वो ईजी पाथ प्रोवाइड करेगा जो कि चौड़ा वाला वायर होगा, यानी मोटा वाला वायर होगा। देयरफॉर स्मॉलर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और जब वो ईजी पाथ प्रोवाइड करेगा तो जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा उस कंडक्टिंग वायर में। तो इसीलिए जो मोटा तार होगा या चौड़ा तार होगा उसमें करंट ईजिली फ्लो करेगा बजाय पतले तार के। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What are the advantages of connecting electrical device in parallel with the battery instead of connecting them in series? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है और ज़रूर आता है, तो इसे एक बार आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लें। क्या पूछा है इन्होंने पूछा है एडवांटेजेस पूछे हैं कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं और उन्हें सीरीज़ में हम क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं, और अपने हाउस होल्ड अप्लायंसेस को भी हम पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं। तो दो मेन पॉइंट्स में मैंने आंसर दिया है, तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन द अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द बैटरी ईच अप्लायंस गेट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एज दैट ऑफ बैटरी विच इज़ नॉट पॉसिबल इन सीरीज़ कनेक्शन। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज होता है वो सेम होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम अपने अप्लायंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें सब में सेम वोल्टेज चाहिए।
इसीलिए। और ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा सीरीज़ कनेक्शन में, क्योंकि सीरीज़ में फर्स्ट अप्लायंस को तो इनफ वोल्टेज मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वोल्टेज कम होता जाएगा। तो पहला रीज़न आपका ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या है, ईच अप्लायंस हैज़ डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड रिक्वायर्ड डिफरेंट करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली। हर अप्लायंस का अपना अलग रेजिस्टेंस होता है और उसे अलग करंट की ज़रूरत होती है प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। दिस इज़ पॉसिबल ओनली इन पैरेलल कनेक्शन। और ये कब पॉसिबल है, केवल और केवल पैरेलल कनेक्शन में, क्योंकि सीरीज़ कनेक्शन में सेम करंट फ्लो होता है थ्रू आउट ऑल द डिवाइसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेजिस्टेंस, चाहे उनका कुछ भी रेजिस्टेंस हो। तो ये भी एक रीज़न है। और एक थर्ड रीज़न भी आप लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई डिवाइस फेल हो जाता है सीरीज़ कनेक्शन में, तो उसके आगे के डिवाइसेस जो होंगे वो अपने आप ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाएगा। और पैरेलल कनेक्शन में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई एक डिवाइस फेल भी हो जाता है तो बाकी के डिवाइस प्रॉपरली अपना फंक्शन करते रहेंगे। तो ये भी एक थर्ड पॉइंट हो सकता है जो कि आप मेंशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज़ यूज़ ऑफ अ फ्यूज़ वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जो हम फ्यूज़ वायर का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, वो कैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो फ्यूज़ वायर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़ विद द लाइव वायर। जो फ्यूज़ वायर होता है वो हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड होता है, जो कि लाइव वायर के साथ में हम उसे सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। इफ़ द फ्लो ऑफ करंट एक्सीड्स द स्पेसिफिक प्रीसेट वैल्यू ड्यू टू सम रीज़न, अगर जो तय वैल्यू है उससे ज़्यादा करंट का फ्लो बढ़ता है तो हीट प्रोड्यूस होता है और जो फ्यूज़ वायर है वो मेल्ट हो जाता है और सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है या फिर ब्रेक कर देता है। और फिर उससे क्या होता है, हमारे अप्लायंसेस जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं हैवी करंट के बावजूद भी, क्योंकि फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाता है और वो सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो इस तरीके से फ्यूज़ वायर हमारे अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है हैवी करंट फ्लो के दौरान। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ 1 वोल्ट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। ईजी सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है ना। देख लेते हैं आंसर। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, इट इज़ सेड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। मतलब क्या हुआ, जब 1 जूल वर्क किया जाता है 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में, तो उस पॉइंट के बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 1 वोल्ट कहलाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब 1 जूल काम किया जाता है, वर्क किया जाता है 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम 1 वोल्ट कहते हैं दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो ये था आपका 1 वोल्ट का डेफिनेशन। तो ये थे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको सीरीज़ पसंद आया तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपको और भी आने वाले टाइम में और भी ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।